अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसके टाइप वीडियो का टाइटल है जी यूएस मिसाइल रॉक ईरान इज पजिशकियान टारगेटिंग ट्रंप नेतन्याहू। मेजर गौरव आ रहा है, मेजर इराइट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। वालेकुम सलाम इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चीयर्स 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 यार। चीयर्स। सवेरे उठे पता लगा कि सर खमैनी गया है ना। हो गया काम। खमैनी का हो गया और पेज़ेश्कियान को भी ढूंढ रहे हैं। वो मसूद पेज़ेश्कियान उनका जो प्रेसिडेंट है, ये डिलिबरेटली उन्होंने लीडरशिप को टारगेट करा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है सर लीडरशिप को टारगेट करना। अगर कोई डेमोक्रेसी है, वहां की लीडरशिप को टारगेट करो तो पार्लियामेंट किसी और को लीडर बना देगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट ईरान जैसी जो हुकूमतें होती हैं जहां पे एक सुप्रीम लीडर है और वही सब कुछ है, वही सब कुछ है, और प्रेसिडेंट भी और जो मिनिस्टर्स हैं वो भी सब उसी के बच्चे हैं। बच्चे इन द सेंस कि नॉट बायोलॉजिकल किड्स, बट उसी के अपॉइंटेड उन्हीं के अपॉइंटेड हैं। दे ओ देयर अपॉइंटमेंट एंड देयर लॉयल्टी टू हिम। और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर और सबके जो जनरल्स हैं, दे रिपोर्टेड टू हिम एंड ही इज द माई बाप। और उसका कोई चुनाव नहीं हो रहा। वो 1989 से खमेनी बैठा हुआ है, 89 से। उसके पहले खुमैनी हुआ करता था 79 में। और ये पता है कहाँ का है जो खुमैनी पुराना वाला? ये बाराबंकी का, उत्तर प्रदेश का है। सच में? और ये जो ईरान की लीडरशिप है, यहाँ से वहां गए? हाँ, गए होंगे जो ओरिजिनल 1979 में जिसने रेवोल्यूशन करा था खुमैनी ने, ये तो खमेना ही है। इसके पहले ये 89 में आया, 89 में वो मर गया। सर जो खुमैनी है ओरिजिनल वाला, वो तो यूपी का है। क्या बात कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, बाराबंकी का है वो, यूपी का, उत्तर प्रदेश। सर हल्के में ले रहे हो? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे खतरनाक लोग उत्तर प्रदेश। बाराबंकी में हलचल भी तेज हो गई उसकी मौत के बाद। हाँ, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हलचल तेज हो गई बाराबंकी में। बट सर पॉइंट वही है कि जैसे जब वॉर होती है तो वो दो देश के बीच में होती है। हाँ, तो किसी इंडिविजुअल को टारगेट करना या इसलिए हो रहा है। देखो, मैं वही बोला ना कि डेमोक्रेसी में जब कोई अगर लीडर मर गया, कोई डेमोक्रेटिक देश का कोई लीडर है, वो निपट गया, तो क्योंकि डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों ने इलेक्ट करा है, तो जो पावर है, जो ताकत है, वो लोगों के साथ है। लीडर उनका नुमाइंदा है। खमेनी लोगों का नुमाइंदा थोड़ा ना था। खमेनी तो लीडर था, सुप्रीम लीडर था, खुदा बन के बैठा था ईरान का। सर जब लोगों के हाथ में पावर होगी, जब आवाम के हाथ में पावर होगी, तो लीडर का इतना फर्क नहीं पड़ता। आवाम दोबारा अपना नुमाइंदा बैठा देगी, तिबारा बैठा देगी, चौबारा। लेकिन जब लीडर है वो आवाम का नुमाइंदा नहीं है, तो सारा पावर उसने अपने हाथ में पकड़ रखा है, क्योंकि उसको सब लोगों को लाइन में भी रखना है, अपनी सत्ता उसको कायम करके रखनी है। तो जब ऐसा होता है और जब लीडर हटता है और उसका कोर ग्रुप हटता है, तो पूरा स्ट्रक्चर जमीन पर गिर जाता है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है। ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता है, किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होता है। आप कोई भी दुनिया का देश देख लीजिए जहां पे डेमोक्रेसी और स्ट्रांग डेमोक्रेसी हो, वहां पे लीडर के आने जाने से फर्क नहीं होता, बिकॉज पड़ता नहीं है फर्क, क्योंकि द पावर बिलोंग्स टू द पीपल। सर इन ईरान पावर बिलोंग टू खमेनी, नॉट टू द पीपल। द पीपल वर पावरलेस। तो खमेनी को हटाया, स्ट्रक्चर झूल गया। अब 2-4 को और मारेंगे, स्ट्रक्चर गिर ही जाएगा। यही है दी एंड। द एंड। अब जैसे अभी हमने बात करी, खमेनी खत्म हो चुका, यूएस कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा, इजराइल कंट्रोल करेगा। हाँ, इससे चाइना पे कितना फर्क पड़ सकता है? चाइना पर बहुत फर्क पड़ेगा। देखिए, मैं आपको 2 बातें बताता हूं। सर दुनिया हर समय वायलेंट थी, तो जो बातें अमन शांति की करते हैं, लोग गधे होते हैं बेसिकली। ठीक है, इन द सेंस कि जो लोग अमन शांति के बारे में सीरियस हैं, कुछ लोग होते हैं अमन शांति की बात करते हैं, लेकिन उनको पता है कि यार हाथ में लठ होनी चाहिए, वो सबसे अच्छे होते हैं। वो सबसे अच्छे होते हैं जो अमन शांति की बात तो करें, लेकिन लठ है उनके पास। बाकी आप भी शांति की बात कर रहे हो, हम भी शांति की बात कर रहे हैं। अगर हमने देखा नजरें तिरछी हैं तो फिर लठ।
ये लोग सबसे अच्छे होते हैं। जो लोग जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि अमन शांति होनी चाहिए दुनिया में और सब लोग भाई भाई रहें, ये सबसे बड़े बेवकूफ़ के बच्चे और सबसे बड़े गधे होते हैं, और मायूस भी यही लोग होते हैं और रुसवा भी यही लोग होते हैं। क्योंकि इंसानों की फितरत ऐसी है नहीं, इंसानों की फितरत ऐसी नहीं, इंसानों की फितरत मार काट की है। आप उस फितरत को समझें और आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको ओन करें कि साहब ऐसा है कि अमंगस्ट ऑल द एनिमल्स, हम भी तो मैमल हैं सर, we are also mammals. Amongst all the animals in the world, the most dangerous is the human being. सबसे खतरनाक। शेर को अगर भूख नहीं लगती ना, शेर शिकार नहीं करता। जब तक आप सांप को खतरा महसूस नहीं होगा, सांप आपको नहीं डसेगा। सांप ऐसा नहीं करता कि आप कहीं 2 किलोमीटर दूर और सांप आपको खोज के डस रहा है, नहीं। सांप का एक इलाका है। कुत्ते भी नहीं करते ऐसा। आपने कभी देखा होगा कि कुत्ते कॉलोनी के अंदर भौंकते हैं जब कोई बाहर वाला आता है, क्योंकि उनका दिमाग ऐसा है कि ये हमारा इलाका है। कोई जानवर ऐसा नहीं, ये सिर्फ इंसान को खुजली है कि दूर जाके किसी को निपटा दो, इसको मार दो, उसको मार दो। तो इस चीज को आप ओन करें कि हाँ हम ऐसे हैं, हाँ हम लोग बेसिकली एक वायलेंट प्रजाति हैं। ह्यूमंस, ऑल ह्यूमंस। मैं इसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, इजराइल, ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। इंसान जो है वो बेसिकली वायलेंट है। तभी अगर कोई ऐसा नॉन वायलेंट आदमी आ जाता है तो लोग उसको भगवान बना देते हैं, जबकि सब लोग चाहते हैं कि अमन शांति हो सर, है ना। तो फिर आप भगवान, आप तो बोले कि ये तो नॉर्मल आदमी है। आपने महात्मा गांधी को महात्मा क्यों बनाया? क्योंकि वो अहिंसा की बात करते थे, पैसिव रेसिस्टेंस की बात करते थे कि मारना नहीं है किसी को, यही तो बात थी सर। आप मंडेला की बात करिए, पैसिव रेसिस्टेंस। फिर आपने उनको हीरो क्यों बनाया? तो नॉर्मल होना चाहिए। ये तो नॉर्मल होना चाहिए भाई, हम तो है ही ऐसे, हम क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं। वो एक्सेप्शंस है, हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग ये मारकाट वाले लोग हैं बेसिकली। तो उस चीज को आप एम्ब्रेस करिए, उसको ओन करिए, और ज्यादा मारकाट के साधन है वो आपको बेहतर करने पड़ेंगे सर। यही है यार, ये सच्चाई है। आई एम सॉरी बट दैट इज द ट्रूथ यार। क्या हुआ है? नहीं, ऐसे एकदम रियलिटी चेक होता है। कोई दुनिया में, मैं बता रहा हूं, मैं 2 लोगों को कहता हूं तो लोग मुझे बुलाते हैं कि बच्चों से ना हमारे, कि उनको, तो मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा कि जो दोस्त के या किसी के मतलब कोई जान पहचान के लोग, तो बेटा द वर्ल्ड इज वेरी अगली, द वर्ल्ड इट्स नॉट ब्यूटिफुल। ये जो इंस्टाग्राम की पोस्ट में ऐसा होता है ना कि ये सब ऐसा नहीं है, बहुत खतरनाक, बहुत अगली, बिकॉज दैट इज, ह्यूमंस आर बेसिकली इनह्यूमन। सर। ये है बात। हिटलर ह्यूमन बीइंग था ना सर। हिटलर वॉज एन इविल मॉन्स्टर बट ही वॉज अ ह्यूमन। सर। Have you heard of any animal, the worst and the worst of animals in this world, behaving like he did? They don't behave. This is something which is very peculiar to human beings. अब देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात, दुबई पे बम मार दिया सर। ईरान ने। सर। दुबई के पास कौन सा एयरबेस था? प्लीज टेल मी, which American airbase does Dubai have? Which fleet or which aircraft carrier is Abu Dhabi hosting? कोई बता दे मुझे तो मुझे पता लग जाए कि हाँ। Why the hell did you attack Dubai? What is the logic of attacking Dubai? Dubai has been peaceful. लोग जाते हैं दुबई में, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खुशी से रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है, वहां पे स्टेबिलिटी है। Why the hell did the Iranians attack? I have not understood. Why? It's so sad. It's so sad that why would you attack Dubai? Why? What wrong did Dubai do? इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, इवन यूरोप से, कितने देशों से लोग जाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। दुबई ने उन लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजी रोटी दे रखी है। अबू धाबी को ले लो, या दुबई, अबू धाबी, रोजी रोटी दे रखी है लोगों के घर परिवार। Why would you attack Dubai? For what? ये पागल है कुछ भी, मतलब तुम्हारे ऊपर हमला की, ये अगर स्मार्ट होते ना सर, if the Iranians were smart, they're not smart, they tend to do stupid things. इनको ये बेवकूफी की चीजें इन्होंने कर दी हैं।
आप वापस कहते कि ठीक है, वील हिट इजराइल, आई कुड हैव अंडरस्टूड. वील हिट अमेरिकन एसेट्स, आई कुड हैव अंडरस्टूड. ठीक है. और पूरी मुस्लिम दुनिया, देखो जो जस्टिफाइड है बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं, जो सच है वो सच है ना. अगर कोई ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई बात झूठ है तो मैं उसको सच कर सकता हूं. सर, मैं तो नहीं कर सकता सच ना, मैं सच को झूठ कर, आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी. बात ये होती है कि जब आपके ऊपर हमला हुआ है और फिर आपने जवाबी कार्रवाई करी है, तो जिसने आपके ऊपर हमला किया आप उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करें, इंस्टेड ऑफ बाकी किसी पे अटैक करने के. नहीं. आप ये कह सकते हैं कि कतर के अल उदैद एयरबेस से हवाई जहाज उड़े, ठीक है. बट आप अगर ये कहते कि ठीक है ये हमारे भाई हैं, इन्होंने जो करा, ठीक है, हम कतर के ऊपर हमला नहीं करेंगे, आप एक स्टेटमेंट देते और आप फिर जवाबी कार्रवाई करते. जो बाकी देयर आर एसेट्स विच आर इन द सी, देयर आर सो मेनी टारगेट्स दैट यू कुड हैव, एंड यू हैव एवरी राइट बिकॉज यू हैव अ फौज. मैं ईरानियों के लिए बोल रहा हूं, दे हैड एवरी राइट. ब्लडी स्टूपिड फूल स्टार्टेड बॉम्बिंग दुबई हियर. सर, Nobody will have sympathy for you. Nobody will have sympathy for you if you start bombing Dubai and Abu Dhabi, because why did they bomb Saudi Arabia? मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आया है. Saudi Arabia was the one who was saying we will not allow the Americans to use our soil, our airspace for bombing Iran. Saudi Arabia was the first country that came up and said कि we'll not allow. You bomb Saudi Arabia. Qatar said. सर, कतर का जो एम्बेसडर था, कतर का एम्बेसडर गया, उसने बोला कि बॉस मत करो यार ये सब, डोंट अटैक ईरान एंड ऑल, हमारा पूरा एरिया खराब, आपने कतर पे बम मार दिया. अब कोई सेंस है इस चीज का? और एक बात बताओ, इजराइल का आपने क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं. इजराइल ने आपका सुप्रीम लीडर को निपटा दिया, आपकी आधी लीडरशिप इजराइल ने निपटा दी. आपने क्या कर लिया? कुछ नहीं. जिसने आप पे हमला करा आपने उसको कुछ नहीं करा. आपने 4-5 और लोग जो कि आपके लिए खड़े हो रहे थे, वो चाहे आपको ना पसंद करें, चाहे उनकी लालच हो किसी और कारण से, लेकिन खड़े तो आपके साथ ही थे कि हमला मत करो, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालो. आपने उनको निपटा दिया. एंड मैं तो कल जब मैंने देखा ना कि they are trying to hit Dubai and Abu Dhabi, I said these Iranians, this regime, not the Iranians obviously, they are beautiful and lovely people, अच्छे लोग हैं, मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, I love the Iranian people. I'm talking about this Khamenei regime. I said they've gone bloody bonkers. यार ये तो पागल है. दुबई में यार ये क्या लॉजिक है इसका यार? जॉर्डन आगे लपेटे. चलो मैं कहता हूं कि यार जॉर्डन आ गया, बिल्कुल ठीक बात है. जॉर्डन के पास बेस है ना. आज की तारीख में आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कुछ करेगा? क्योंकि ओआईसी चलाता कौन है यार? सऊदी अरब तो चला रहा है ओआईसी, यूएई तो चला रहा है ओआईसी, कतर तो चला रहा है, तुमने उन्हीं को निपटा दिया. अब वो लोग कह रहे हैं रिटेलिएट करेंगे. मतलब रिटेलिएशन तो बनता है, वो करेंगे. आप भाई आपने उनके लोग मारे हैं, कोई सेंस है इस बात में? विदाउट एनी रीजन. वाई वुड एनीबडी, एंड मुझे तो अभी तक आई एम नॉट एबल टू रैप, वाई वुड यू अटैक दुबई यार? फॉर व्हाट? What has Dubai done to anybody? Dubai is one of the very few places in this world. मैं एक बार गया हूं दुबई. I've just been to Dubai once. Dubai is one of those rare places, Dubai, Abu Dhabi, which have only helped people. Whoever has gone to Dubai, he's found a better life in Dubai. Dubai has given millions of people hope. Which bloody fool decided to press the button and attack Dubai? I don't understand. Why? This is so stupid यार of the Iranian regime. यार बेवकूफ लोग हैं, गधे हैं लोग. थोड़ा सा हैवी हो गया दादा. नहीं यार मुझे बड़ा बुरा लगा कल यार. I mean, भारत से लोग जाते हैं, काम करते हैं यार, मेहनत मजदूरी करते हैं वहां पे, whether they are CEOs or whether they are clerks or whether they are dock workers, और लोग जाते हैं वहां पे यार. आप थोड़ा ना आप ऐसे मुंह उठा के कहीं भी बम मार दोगे, बेसर पैर की चीजें. हालांकि कोई लॉजिक नहीं है यार. आपको जिसने मारा आप उसको मार नहीं रहे भाई. जिसने आपको मारा है आप उसको मार नहीं रहे. आप कह रहे काम करते हैं दुबई जिसने कुछ नहीं करा, किसी का बुरा नहीं करा. दुबई इज नॉट हार्म्ड एनीबडी, लेट्स हार्म दुबई. ब्लडी फूल्स यार.
कोई लॉजिक, कोई सेंस होती है बात की यार? चलो मे भी डिस्ट्रक्शन दिखा के अपना पावर दिखाना चाह रहे हो कि हम। यार ऐसे थोड़ा ना होता है यार, मेरी आपसे लड़ाई है, मैं आपको मारूंगा। अब सड़क पे चलता है कोई मासूम, मैं मासूम को मार दूं, बोलूं कि मेरा पावर है। ओ भाई तुझमें हिम्मत है तो अंश को मार। कोई सड़क पे चल रहा मासूम जिसको कुछ नहीं पता लड़ाई चल रही है, कुछ नहीं, वो अपने काम में मस्त, अपने काम में कर, आपने उसको मार दी। ये कौन सी बात है? दिस इज स्टूपिडिटी। सर थोड़ा सा स्विच करते हैं टॉपिक को। हाँ क्रिकेट पे आए एक बारी। हाँ जाओ क्रिकेट पे। मेरा मूड खराब हो गया यार जब से मैंने न्यूज़ सुनी। आई फेल्ट बैड यार, आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। नो इनोसेंट्स, यू डोंट टच इनोसेंट्स, यू और दिस इज नॉट अ केस ऑफ, आई कैन अंडरस्टैंड जिसको हम लोग कहते हैं ना कोलैटरल डैमेज फौज में। आप समझते हो कोलैटरल डैमेज? कोलैटरल डैमेज वो होता है कि जैसे आपने दुश्मन पे हमला करा, लेकिन अब वो एक्सप्लोजन इतना तगड़ा था या कुछ ऐसा था कि जहां पे और लोग मर गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। हाँ, जो इनोसेंट मर गए, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, इनोसेंट्स मर गए। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई डोंट सपोर्ट इट, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैं समझ सकता हूं एज अ फौजी कि ऐसा होता है, ना चाहे भी ऐसा होता है। बट ये तो कोलैटरल डैमेज भी नहीं था। दुबई कहां है, सऊदी अरब कहां है, मतलब कोई सेंस ही नहीं है इसमें। अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कि हम अगर हम गए तो फिर सबको ऊपर ले जाएंगे, ये है। एनीवे छोड़ो यार, मूड खराब हो गया मेरा। अभी थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पाकिस्तान हुआ T20 वर्ल्ड कप से बाहर। हाँ आई रेड इन द मॉर्निंग, यस। हाँ आपको रिप्लाई देना है अच्छा जी। ठीक अच्छा है जी। अच्छा जी। तो पाकिस्तान श्रीलंका का जो मैच था, पाकिस्तान वो मैच जीता, बट उसको जो मार्जिन चाहिए था उतने मार्जिन से नहीं जीत पाया, जिस वजह से वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। अच्छा जी। अच्छा जी। इसके बाद जो पीसीबी के चीफ है ना मोहसिन नकवी, तो बात ऐसी आ रही है कि वो अब लीडरशिप चेंज करेंगे क्रिकेट की, सलमान अली आगा को हटाएंगे, बाबर आजम का बीच रखते हैं, क्या करना है। तो ये सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान में। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब पाकिस्तान में फिर वही स्टार्ट हो चुका है कि ढंग से हमारी टीम खेलती नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पाती है, मैनेजमेंट सही नहीं है, टीम सही नहीं है। क्या कर सकते हैं बेचारे? सबसे पहले मोहसिन नकवी को लात मारो सर, क्योंकि दिस मैन इज अ फेलियर, ठीक है? और मोहसिन नकवी के लिए सिर्फ मैं एक ही बात बोल सकता हूं, अबे साले। सर बस अब मैं बताता हूं इशू क्या है। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ठीक है? पाकिस्तान के होम में क्या रहा है आपको पता है। खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, इवन इन सर्टन पार्ट्स ऑफ सिंध, बेड़ा गर्क हो रखा है। इट्स आउट ऑफ कंट्रोल, दिस मैन इज डूइंग नथिंग। इसने सिर्फ एक काम करा पाकिस्तान में जिसमें पाकिस्तानी की छाती फूल गई, एशिया कप चोरी कर लिया। सर ठीक है, जीत नहीं पाए, चोरी कर लिया इसने। एंड पाकिस्तानियों के लिए हीरो है सर, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए हर समय ऐसे लुटेरे हीरो रहे हैं जो आके किसी ने मंदिर से कुछ चोरी कर लिया कहीं, तो ये इनके हीरो हैं। तो इसको भी ये जो मोहसिन नकवी है ना, हाँ, मोहसिन नकवी जब मरेगा तो उसका बहुत बड़ा पुतला बनाएंगे, देखना ये था एशिया कप चोरी करके ऐसे भागते हुए पोजीशन में एक पुतला होगा इसका। सर अब ऑन अ सीरियस नोट, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि प्लेयर्स को कुछ कहना चाहिए यहाँ पे। एक्चुअली प्लेयर्स दिखते हैं, मैं आपको बताता हूँ, प्लेयर्स ना सामने देखते हैं कि वो बैटिंग में फेल हो गया, ये फील्डिंग इसकी ठीक नहीं है, या फिर ये मार्जिन 60-65 रन जो भी हैं वो नहीं कर पाया, वट एवर द केस में भी। तो इसलिए बात ये होती है कि पीपल देन स्टार्ट ब्लेमिंग द प्लेयर्स बिकॉज प्लेयर्स विजिबल हैं। नोबडी इज ब्लेमिंग मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी को क्यों नहीं आप ब्लेम कर रहे? ही इज द बॉस, ही शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका क्वालिफिकेशन क्या है? सर, और अगर वो पाकिस्तान को जिता देता तो लोग उसका क्वालिफिकेशन नहीं पूछते। आप जिताओ ना पाकिस्तान को, आप जिता दो, कोई आपको नहीं पूछेगा। पाकिस्तानी टीम हार रही है, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं। सबसे बाबर आजम को हटाने से पहले, या क्या नाम है उसका, आगा, क्या नाम है, सलमान अली आगा, सलमान अली आगा को हटाने से पहले सबसे पहले मोहसिन नकवी को हटाओ। पनौती यही है सबसे बड़ा, मोहसिन नकवी को हटाओ एंड हैव अ प्रॉपर पर्सन एज द पीसीबी चेयरमैन, एन ऑनेस्ट पर्सन जो कि अपने अच्छे साथ लोग लेकर आए और अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग करो, ठीक है? आपने सर भट्टी का वो वीडियो देखा, आपके प्यारे भट्टी का? फुरकान भट्टी देखा आपने वीडियो? अच्छा, वो श्रीलंका वाला सर, अरे बड़ा मजेदार वीडियो, मैंने देखा। वो फुरकान भट्टी कहता है उस वीडियो में
कह रहा है आगा जी आप एक काम करो, आप उसके कमरे में चले जाओ, उसी होटल में रह रहे, उसी की श्रीलंका की टीम का जो कैप्टन है, क्या नाम है उसका, देखना पड़ेगा नाम मुझे एक बारी। कुछ मैक्स जो भी है, हाँ तो उस कप्तान के कमरे में चले जाओ सर। उसको खाने वाने खिलाओ, दिमाग देखना सर भट्टी का, ठीक है, उसको खाना वाना खिलाओ और उसको सीधा ऑफर दे दो सर। उसको 2 चीज़ें बोलो, एक तो बोलना कि अगले 2-3 दिन के लिए तुम्हारी जो भी रूम सर्विस है वो फ्री है, तुम्हें जो खाना है तुम खाओ सर। ठीक है। ये भट्टी, हाँ उसी के देश में श्रीलंका में बैठे बैठे भट्टी श्रीलंकन टीम के कैप्टन को ऑफर दे रहा है कि तुम्हें जो खाना खाना है, तुम्हारे लिए रूम सर्विस, तुम्हें जो मंगाना है तुम मंगाओ। अबे वो श्रीलंकन है, वो पाकिस्तानी नहीं है कि रूम सर्विस में ही बिक जाएगा वो। ये सर दसुन शंका कुछ, हाँ ऐसा कुछ नाम है। अच्छा, तो अब देखो ये बोला तो कि भट्टी ने ये बोला कि भट्टी क्या लगा है, भट्टी कहता है कि तुम ना खाना वाना अपने लिए मंगवा लेना और फिर कहना कि देखो तुम हार जाओ अच्छे मार्जिन से, तुम हार जाओ अच्छे मार्जिन से, तो उससे क्या होगा, अगर तुम अच्छे मार्जिन से हार गए तो हम लोग चले जाएंगे, फिर इंडिया नहीं जाएगा, फिर क्या होगा कि जो सेमीफाइनल है वो श्रीलंका में होगा, अगर सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा तो इकोनॉमी तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ये वही पाकिस्तानी हैं जो गधे बेच के अपनी इकोनॉमी ठीक कर रहे थे, चाइना को ये अपनी इकोनॉमी वैसे ठीक कर रहे थे। बात इतनी लंबी चौड़ी यार, ठीक है, बातें लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी, और ने बात वो कुछ है ना कि दुकान पकौड़ों की, इनके लिए तो इनको वो भी नहीं समझ आएगा। हाँ मैं खुद भूल गया वो मुहावरा था कि बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, तो कह रहे ये है मुहावरा, बात करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। तो अब इन्होंने क्या बोला कि भट्टी कहता है कि आप देखो फिर आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। ये भट्टी उनको इकोनॉमी से, एक पाकिस्तानी के मुंह से इकोनॉमी अच्छा लगता है? नहीं। आप बताओ कि कोई पाकिस्तानी इकोनॉमी वर्ड भी बोले, नहीं सर। काम कुछ ना करे, बस वर्ड इकोनॉमी अपने मुंह से बोल दे तो लोग दिस इज वेरी स्ट्रेंज। अच्छा उसने बोल दिया कि आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और फिर हम ये कर देंगे ये कर देंगे, बस आप इतना एडजस्ट कर लो, अच्छे मार्जिन से हार जाओ। ये फुरकान भट्टी सिखा रहा है यार। इसको कपिल शर्मा की शो में बुलाओ, मैं बता रहा हूँ ये खा जाएगा उसकी नौकरी कपिल शर्मा। भाई पूरा प्लान लेकर आया, हाँ वो जैसे उसको समझा रहा है कि हाँ ऐसे आपकी इकोनॉमी बेटर हो सकती है अगर आप सेमीफाइनल आपके यहाँ पे। अगर पाकिस्तानियों को इकोनॉमी का इतना तो अपनी क्यों नहीं कर लेते? ठीक है श्रीलंका की ठीक करने में लगे हुए हैं, बट सर कितने नहीं कर पा रहे अपने। कितने पाकिस्तानी आते होंगे वो देखने? यार देखो ना, बात वही है कि श्रीलंका में जब इंडिया खेलेगी ना तो वहां पे क्रिकेट में 95%, देखो फॉरेनर्स की बात कर रहा हूं, श्रीलंकन होंगे वो तो होंगे, पर यार कोई भी श्रीलंकन क्यों इंटरेस्ट लेगा? वो तब इंटरेस्ट लेगा जब श्रीलंका की टीम खेल रही है। भाई कोई इंडियन कब इंटरेस्ट लेगा? वो तब इंटरेस्ट लेगा जब इंडिया खेल रही है। जाहिर सी बात है, द श्रीलंकन्स विल सपोर्ट द श्रीलंकन क्रिकेट टीम, द इंडियंस विल सपोर्ट द इंडियन क्रिकेट टीम। It's as clear, right? Now, if Sri Lanka loses, they have lost, Sir. but let us say they had lost by that margin and Pakistan was in the semi-finals and India was out, then who would watch the match? The locals who are there in a large population, क्योंकि मुल्क उनका है। भारत माना कि बाहर हो गया, माना कि भारत बाहर हो गया, इंडियंस आएंगे नहीं, श्रीलंका बाहर हो गया, वो आएंगे नहीं। इनको क्या लगता है वहां पे 5 लाख पाकिस्तानी आएंगे फ्लाइट पे पकड़ के 5 स्टार होटल में रहेंगे? क्या बच्चों वाली बात कर रहा है फुरकान भट्टी? ये सवेरे सवेरे उठता है, निहारी खाता है 8-10 कुलचों के साथ, डकार मारता है लस्सी के साथ और फिर शुरू हो जाता है कि आगा जी ये चाहिए, आगा जी वो चाहिए। अच्छा चाहिए, टिपिकल पाकिस्तानी डिमांड, हर समय कुछ ना कुछ मांग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए। खुद नहीं कह रहा कि आगा जी मैं ये करके दूंगा, कह रहा है तुम बताओ तुम्हें। हद ही हो गई यार। तो जैसे पाकिस्तान की जो ऊपर कमेटी है उनका कहना है कि अब हम यंग प्लेयर्स को लाना चाहते हैं और हमें चेंज करना पड़ेगा सिस्टम के बीच में। जैसे शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर लाना चाहते हैं, अब ये शादाब हो गया, शाहीन हो गया, इनको इन सब से कुछ नहीं होगा, ये सब झूठ है ये। और पाकिस्तानी कौम क्योंकि पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है तो उसको बेवकूफ़ बनाने की एक तरीका है। एक ज़माने में चल जाता था पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में डे 1 से ऐसे ही रहा है एडॉक मामला। ठीक है, एडॉक मामला कब चलता है? जब आप ये बोलें कि साहब हमारी टीम में इमरान खान है और वसीम अकरम है सर, वकार यूनिस है, और इनके बाद जो आएगा उसका नाम शोएब अख्तर है, तब तो आप कुछ ना करो आपकी टीम चली जाएगी, क्योंकि आपने बिल्कुल बुलेट ट्रेन टाइप के लोग पाल रखे हैं वहां पर। सर जैसे अभी आपने बताया था कि मोहसिन नकवी को हटाना चाहिए, तो ये भी मतलब वही गेम खेलते हैं कि अब जैसे पाकिस्तान बाहर हो गया तो 2 ऊपर के प्लेयर्स को निकाल दिया कि इनके ऊपर सारा ब्लेम शिफ्ट कर दिया
कि इनकी गलती है इसलिए हमने इनको चेंज कर दिया, बट वो अपनी पोजीशन पे अभी वहीं का वहीं है। टोपी ट्रांसफर कर रहा है ना, हाँ टोपी ट्रांसफर कर रहा है, ये टोपी ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि इनको ये बात पता है कि जब लोगों का गुस्सा फूटता है तो प्लेयर्स पे फूटता है, क्योंकि प्लेयर ने रन नहीं बनाए। लोगों का गुस्सा पीसीबी पे थोड़ा ना फूटता है। पीसीबी क्या है? एक बिल्डिंग है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। एज फार एज द पाकिस्तानी क्रिकेट एंथुजियास्ट इज कंसर्न, सर, उसकी उम्मीदें बाबर आजम से, सलमान अली आगा से उसकी उम्मीदें और प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से उसकी उम्मीदें। वो थोड़ा ना ये कह रहा है कि उसको, जो पाकिस्तानी व्यूअर है, जो क्रिकेट एंथुजियास्ट है, वो तो मैच देखता है ना, मैच देखता है कि किसने कैसी बैटिंग करी, और वो कहता है कि इसने खराब बैटिंग करी, इसको निकालो, उसको लेकर आओ। सब लोग अपने दिमाग में, इंडियंस भी यही काम करते हैं, ऐसे नहीं कि पाकिस्तानी, भारत के लोग भी यही काम करते हैं कि अपने दिमाग में टीम बना, अरे यार इसको नहीं खिला, इसको खिला देते तो फिर देखते मजा आ जाता सर। पर वो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो प्रॉब्लम है ही नहीं कि इसको खिलाते और उसको नहीं खिलाते। वो बाद की प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन दैट इज नॉट द लार्जर प्रॉब्लम। द लार्जर प्रॉब्लम इज दैट द पाकिस्तानी डोमेस्टिक सर्किट इज डिफंक्ट। टैलेंट का एक पूल होता है ना, इंडिया ने आज से 20 साल पहले इन्वेस्ट करा, सर, ठीक है, उसके बाद आईपीएल आई, फिर धीरे 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 वो दौर था जब सौरभ गांगुली आया था, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सौरभ गांगुली चेंज द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट। फिर धीरे 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 उसके कुछ समय के बाद देन महेंद्र सिंह धोनी आया, और ये सब, यू नो, ऑल दिस टाइप ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ क्रिकेट, एंड फिर क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स आए हु आर अग्रेसिव एंड सेड पैसा लगाओ, मोटा पैसा लगाओ, ये पेस बॉलिंग एकेडमी है, ये करो। दुनिया भर की 10 चीजें होती हैं जिसमें कंट्री इन्वेस्ट करती है। फिर ये पेड़ है सर, आप बीज लगाओगे, पेड़ उगेगा, फल आपका 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के, फल अगले दिन नहीं आएगा। इन भाइयों को ऐसा फ्रूट चाहिए जो बीज लगाते ही शाम तक फल आ जाए और हम खा लें। ये उसी फल की तलाश में, तो इसको हटा दो, बाबर को हटा दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। अबे योर एंटायर क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर नीड्स अ सर्जरी, इट नीड्स कीमोथेरेपी, इट नीड्स सर्जरी। ये बैंडेड लगा के सोच रहे हैं ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला। चले सर, हो गया भाई, सर राम राम। जी नीड अ कीमोथेरेपी, देव जी नाम। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ईरान की बात करते हैं, और ईरान ने जो काम किया ना, उससे पहले मैं भी सरप्राइज़ था कि यार ये ईरान ने क्या काम किया है कि इज़राइल जो है और यूएसए जो है, वो सीधा हमले कर रहे हैं ईरान के ऊपर, और ईरान की जो लीडरशिप है उसको टारगेट किया है मोसाद एजेंसी ने और सीआईए ने मिलकर। क्योंकि लग तो यही रहा है कि ये अचानक हुआ, लेकिन इस तरह की चीज़ें अचानक नहीं होती। बहुत लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। पता नहीं कितने महीनों से वहाँ पे एजेंसियाँ जो हैं, इज़राइल की और अमेरिका की वहाँ पे काम कर रही थी। उनकी हर एक हरकत के ऊपर उन्होंने जो नज़र रखी हुई थी, और टाइम जब सेट हो गया एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिस तरह से जो समुद्री मशकें यूएसए कर रहे हैं, लग तो यही रहा है कि ये अटैक करेगा, लेकिन कर क्यों नहीं रहा। तो ये समझ आती है कि एजेंसियों की तरफ से बात अभी ओके नहीं थी कि ठीक है साहब, अब काम सारा जो है वो सेटल हो चुका है, तो अब आप शुरुआत करें। यूएसए और इज़राइल जो थे वो वेट में थे कि कब उनकी एजेंसियां जो हैं वो उनको ओके करें कि भाई अब बिल्कुल जो है ना वो प्लान जो है वो तैयार हो चुका है, और अब जो हम आसानी से इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक्शन लेना था। यूएसए जंग शुरू होने से पहले क्या स्टेटमेंट देता रहा, हमेशा से यही कहता रहा है कि भाई ईरान के साथ हमारे कंप्रोमाइज होने वाले हैं, ईरान के साथ हमारा समझौता होने वाला है, युद्ध वुद्ध का कोई चांस जो है वो नजर नहीं आ रहा। ईरान जो है वो हमारी बात मान जाएगा, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये चीजें जो होती हैं ना, एतमाद में लेता है। किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने से पहले उसको एतमाद दिलाता है कि आपके साथ हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और फौरी तौर पर ये एक्शन लेता है जब अगला कंट्री जो है वो किस्म का एतमाद में आ जाता है। अब बात करते हैं कि ईरान ने जो मिस्टेक किया कि जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमला किया, जिसमें दुबई आ जाता है और सऊदी अरब आ जाता है, कतर आ जाता है, उसके बाद कुवैत आ जाता है। तो इस तरह के कंट्री जो हैं उनके ऊपर हमला करने का रीज़न क्या बनता है? वो रीज़न बाद में हमें समझ आया कि अरब अमारात के जितने भी कंट्री हैं, वो भी ये चाहते थे कि ईरान ये मिस्टेक करे, और ईरान ने वही मिस्टेक किया जो यूएसए, इज़राइल और अरब अमारात और अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, वो चाहते थे कि यूएसए कुछ इस तरह का इसको जो है ना वो जज़्बात में लेकर आए
कुछ इस तरह का अग्रेशन में लेकर आए कि ये गलती अपने हाथ से करे। अब ईरान ने ये गलती कर दी है। ईरान ने ये जो गलती की है, इसके बाद जो ओआईसी इजलास बैठेगा, वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो यही तो यूएसए चाहता था कि भई इसके समर्थन में कोई भी जो मुस्लिम कंट्री है, वो ना आए। हालाँकि अगर देखा जाए तो अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दे दिया था। ईरान को उन्होंने यकीन दहानी करवा दी थी कि भई हमारे यहाँ से एयरबेस जो हैं, वो हम अमेरिका को यूज़ नहीं करने देंगे। लेकिन ये तो एक चूरन था, वो सारी दुनिया जानती है कि एक चूरन ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ईरान जो था, अब उसका ये मामला था कि वो चाह रहा था कि चलें जी, मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूँ, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये गलती ना करता, तो अरब कंट्रीज़ जितने भी हैं, उनको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना उनके अवाम के हाथों होना था। क्योंकि यूएसए के तो सारी दुनिया जानती है वो चमचे हैं, तो यूएसए की बात तो उन्होंने माननी है। अगर वो मानते तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जानी थी। अब ये जो स्थिति ईरान ने बना दी है, इस स्थिति में अगर वो यूएसए का साथ देते भी हैं, तो अपनी अवाम को एक चुरन खिला सकते हैं कि भई हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, ईरान को कोई भरोसा तो नहीं है ना। ईरान अगर पहले हमला कर सकता है, तो अब भी हमला कर सकता है। तो ये बड़ा आसान हो गया है उनका अपनी अवाम को डील करने के लिए, एक बड़ा ज़बरदस्त उनके लिए एक पैकेज आ गया कि अब अगर वो मुनाफ़क़त करते भी हैं, यूएसए का साथ देते भी हैं, तो उनकी अवाम जो है, कम से कम उनको क्रिटिसाइज़ जो है, वो नहीं करेगी। तो ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी गलती जो है, वो कर दी गई है और मज़ीद आगे भी जो ईरान है ना, वो उस तरह की मैच्योर पॉलिसीज़ को नहीं लेकर चल रहा था। कहीं न कहीं मुझे लग रहा था कि पीछे ठपकी जो है वो चाइना की और रशिया की है। कुछ ना कुछ तो वो इस तरह का मवाद जो है, कुछ ना कुछ इस तरह के वेपन्स जो है, वो पसे पर्दा जो है ईरान तक पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान की छाती जो है वो काफ़ी चौड़ी हो चुकी है। लेकिन वो गलतफ़हमियाँ भी आहिस्ता-आहिस्ता दूर होना शुरू हो गई हैं क्योंकि भई ईरान को ये इस बड़ी गलतफ़हमी का ईरान भी शिकार था कि भई अगर उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है, ख़ुमैनी जो है वो मारा जाता है, तो पूरी दुनिया में एक युद्ध जो है वो इस तरह से छिड़ जाएगा क्योंकि बड़ी जो ताकतें हैं वो ईरान के साथ आ जाएँगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री जो है वो किसी की जंग को अपने मुल्क में कभी भी नहीं लेगा और कभी भी नहीं वो चाहेगा कि किसी की जंग जो है वो अपने सर पे ले ले। चाइना जो है वो जानता है कि वो किस स्थिति से गुज़र रहा है और ईरान की जंग जो है उसको अपने सर लेने की क्या ज़रूरत है? रशिया की अगर बात करें, रशिया पहले ही जो है वो जंग में मुलव्वस है। उसके तो यूक्रेन के साथ ही मामलात जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि उसको इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस युद्ध में एंटर हो सके। अगर वो एंट्री मारता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि दोनों साइडों को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। चाइना जो है उसने साथ नहीं दिया। उसके बाद पाकिस्तान की बात करते हैं जी कि पाकिस्तान जो है, वो किस पक्ष में खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान ने एक ऐसा रास्ता चुना है न्यूट्रल रहने वाला, क्योंकि पाकिस्तान के मामलात इस तरह के अभी चल रहे हैं कि अफ़गान के साथ युद्ध चल रहा है, तो ये पाकिस्तान भी अपने आप को फेस सेविंग करने में कामयाब इस वजह से हुआ है क्योंकि अफ़गान के साथ चल रहा है। वरना अगर यूएसए की तरफ से ऑर्डर्स आते और यूएसए ये कहता कि भई पाकिस्तान को यूज़ करने का कोई ईरान के खिलाफ मामला चल सकता है, तो उसमें पाकिस्तानी जो सरकार है, उसको भी एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता था। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम तो बिल्कुल जो है वो कह लें कि जितनी भी नफ़रत ईरान से कर ले, सुन्नी और शिया वाली लड़ाई जो है ना, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे बात जब यहूदियों की आती है, इज़राइल की आती है, तो फिर पाकिस्तान के सारे लोग जो हैं, वो ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं। फ़लस्तीन के साथ लेना-देना कुछ नहीं है, सिर्फ़ क्या है कि यहूदी जो है ना, उनसे नफ़रत है। यहूदियों के बारे में जो शुरू से एक मेंटालिटी जो है, यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, तो उन चीज़ों को लेकर नफ़रत यहूदियों से है। वैसे ईरान के साथ कितने ही अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के दोनों एक-दूसरे के साथ कितनी ज़्यादा जो है वो इख्तिलाफ़ात चले हैं। पिछले ही दिनों में दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर अटैक भी किए। उस टाइम पाकिस्तानी अवाम भी ईरान के खिलाफ थी कि भई ये बदमाश बना फिरता है, इसकी अकड़ तोड़नी चाहिए। लेकिन अभी इज़राइल की जब बात आएगी, तो फिर पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम देशों के जो लोग हैं, वो इज़राइल के खिलाफ है। तो ये जो चूरन है ना, ये बिकता है यहाँ पर। लेकिन यही बात है कि ईरान की तरफ से जो गलती हुई है, अब देखना ये है कि ईरान को इसका कितना बड़ा खामियाज़ा आने वाले टाइम में भोगना पड़ सकता है। ईरान घुटनों पे आ जाएगा अब, क्योंकि ईरान की जो पहली मार में ही जो है वो जो लीडरशिप है वो तकरीबन आधी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। कमांडर जो बड़े थे वो ख़त्म हो चुके हैं। जिनके
एक किस्म को समझ लें कि मुआहदे हो चुके थे दूसरे मुल्कों के साथ, मतलब चाइना, रशिया के साथ जिनकी बातचीत थी, वो सारी लीडरशिप जो है वो जाती रही है। अब ज़ाहिर है चाइना भी देख रहा है, रशिया भी देख रहा है, अभी खामोश है। चाइना ने तो एक बयान दिया है सरसरी सा, लेकिन ये है कि रशिया भी खामोश है, जिसको कह रहे थे कि जी दुनिया में कह रहे थे जी रशिया और चाइना जो है वो ईरान का खुल के साथ देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अब वो किस चीज़ का साथ दें, जब उनकी लीडरशिप ही नहीं रही। तो जिनके साथ बातचीत थी, तो वो भी देख रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि भाई सीधी-सी बात है, ईरान में गद्दार बैठे हुए हैं। ऊपर लीडरशिप तक कोई गद्दार है। ऐसे ही तो इंटेलिजेंस जो है वो काम नहीं आती। तो ज़ाहिर है गद्दारी कहीं न कहीं हुई है, और अगर चाइना और रशिया अगर डील करते हैं या कुछ इस तरह करते हैं किसी के साथ ऊपर, उनको भी नज़र आ रहा है कि भाई ऊपर कोई गद्दार बैठा हुआ है, तो ये तो नाम हमारा आ जाएगा फिर। तो वो भी चुप करके पीछे ही हट गए हैं। तो ईरान इस वजह से अब जो है वो थोड़े बहुत अटैक करके घुटनों पे आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये गद्दारी जो होती है ना, ये तोड़ के रख देती है। मीर जाफ़र, मीर सादक की तरह जो कोई गद्दार निकलते हैं ना बीच में से, तो फिर जो है वो बड़ी-बड़ी सल्तनतें भी जो है वो डूब जाती हैं। चाहे जितना मर्ज़ी है कोई बदमाश हो, चाहे जितना मर्ज़ी है कोई पावरफुल सल्तनत हो, जब गद्दारी हो जाती है, तब ख़त्म हो जाता है। आप देख लें इंडिया में भी काफ़ी सारी हिस्ट्री ऐसी हैं कि जब तक गद्दार नहीं थे तो भाई ताकत ही एक। तो मतलब वो हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सुनते हैं ना, उनमें गद्दार था ना एक। बिल्कुल। हाँ, तो देख लें, तो गद्दारी की तो वो पकड़े गए, वरना वो इतने ताकतवर थे कि उनके खिलाफ खुल के जंगें की गईं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब गद्दार ने गद्दारी की तो वो ज़ाहिर है उनको पकड़ हाँ, लिया उनका गया। अपना साला गद्दार था ना, उसी ने तो साथ दिया। बिल्कुल, तो देख लें, तो फिर ये गद्दारी जो है वो उस हिसाब से है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं है। जिसकी वजह से ज़ाहिर है एक किस्म की डील्स वगैरह चल रही थी जी, मुआहदे हो रहे थे कि जी सुलह हो जाएगी। अमेरिका भी कह रहा था जी ईरान के साथ बातचीत हो रही है लीडरशिप के साथ, सुलह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन बीच में जो है वो काम भी चल रहा था दूसरा। और जो जब ये इकट्ठे हुए सारे, जब एक साथ जो है वो मीटिंग हुई, तब उनको वो जो ज़ाहिर है टिप मिली कि जी ये सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो अब अटैक करने का मौका है। उन्होंने अटैक किया और सबको जो है वो एक साथ जो है वो लुढ़का दिया। अब जो सुप्रीम लीडर था वो साथ वाली बिल्डिंग में था, तो उसका भी उनको पता था, वो भी उड़ाई गई साथ। पता उनको एक-एक चीज़ का था भाई एजेंसीज़ को, उन्होंने मौका देखा कि अब मौका है, क्योंकि सारी लीडरशिप जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो रही है। उन्होंने जो है वो अटैक कर दिया, और जो पिछली लीडरशिप थी, कोई साबका हो सदर या कुछ और, उनके घरों पे भी अटैक हो गया। वो भी जाते रहे बीच में। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंस बेस पे हुई, और पहली मार में ही सारी लीडरशिप ख़त्म कर दी, और फिर वो ईरान जो है वो पगला गया, उसको भी समझ नहीं आई कि किस पे अटैक करना है, क्या करना है उस वक़्त, क्या नहीं करना। उन्होंने जो है उठा के जो है वो फेंक दिए बम उधर अरब ममालिक में। तो सऊदीया में उनको नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी, और दुबई में। दोहा में जो है वो ज़ाहिर है ऑपरेट हुए हैं। दोहा में हुआ है तो वो ठीक हुआ है। बाकी किसी अरब मुल्क में जो है वो अटैक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बाकियों के यूज़ नहीं हुए एयरबेस। अगर एयरबेस हैं भी हैं तो यूज़ नहीं हुए। हाँ, यूज़ होते तो उसके बाद मारते। तो लेकिन ये है कि उन्होंने गलती की ईरान ने, और क्यों भेड़ों पे मारते, जो भेड़े आए हुए हैं अमेरिका के, तो अमेरिका के एसेट जो है वो ही है ज़्यादा मेन इस वक़्त, तो उन पे मार दे, क्योंकि अमेरिका तक तो पहुँच नहीं ना पाते, वो बहुत दूर है। तो इज़राइल में मार दे, इज़राइल में मारे हैं, लेकिन डायरेक्ट जो है वो ज़्यादा वार जो है वो इज़राइल में करते हैं। क्योंकि उन्होंने अटैक किया, इन्होंने डिफेंड करना था, डिफेंस में चलाने थे तो वो वहाँ पे चलाते, बेड़ों पे चलाते, इज़राइल पे चलाते। तो लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल बनेगी, वो अभी कुछ अटैक के बाद जो है वो सुलह हो जाएगी। ट्रम्प भी कह रहा था, अब फिर से कह रहा है कि जी जो नई लीडरशिप हुई है, मतलब जो नीचे है लीडरशिप, वो अब सुलह करना चाहती है, ये पहले ही कर लेते हमसे, पहले ही जो है वो ज़ाहिर है हमारी शर्तें मान लेते सारी, तो हमें जो है वो ये सारा कुछ ना करना पड़ता। ये ट्रम्प बयान दे रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तस्दीक ज़ाहिर है ईरान ही कर सकता है। ये हो सकता है कि ये जंग अभी ख़त्म हो जाए, क्योंकि लीडरशिप ही नहीं है ईरान के पास अब।
तो अब जो कोई नई लीडरशिप अगर आएगी वो देखे आएगी वो क्या करती है वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन इस वक़्त सँभलने का टाइम जो है वो ईरान को चाहिए। ईरान के पास सँभलने का टाइम नहीं है अब। तो इसलिए जो है वो मेरे ख़्याल में घुटने टेक देंगे अब। और उसके बाद पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान में जितने भी अहले तशी हैं शिया, वो सारे निकले हैं। और क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ भाई उनके साथ सुप्रीम लीडर के साथ, ईरान के साथ, वो निकले हैं। कराची की जो है वो उस पे अमेरिकन एम्बेसी। अमेरिकन एम्बेसी पे, लाहौर में, उधर अपना स्कर्दू में तो भाई बेबहाल लोग निकले हैं। तो लाहौर में भी एंटर नहीं होने दिया, लेकिन कराची में जो है वो सीधी फायरिंग की गई। कराची में मेरे ख्याल में सुनने में आया कि कोई लोग जो हैं वो जो मरे हैं, लेकिन उन लोगों ने भी सीधा अटैक करना शुरू कर दिया ना। उनको भी चाहिए था कि अगर एहतजाज करना है तो पुरअमन तरीके से करो। भाई हर एक का हक होता है एहतजाज करना। आप एहतजाज करें, बेशक करें, लेकिन एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहिए था। आप इन्होंने क्या किया, जाके अमेरिकन जो अपना एम्बेसी है, उस पे अटैक करना शुरू कर दिया। उसके शीशे तोड़, ये कर, वो कर। फिर उन्होंने अपने बचाव के लिए ज़ाहिर है वो आगे से फायरिंग करनी थी। उन्होंने की, बीच में जो है वो लोग और मरे और फिर वो चीज़ें होना शुरू हो गई। ये चीज़ तरीका बिल्कुल गलत है। इस तरीके से क्या होगा, पाकिस्तान की बदनामी होगी। पाकिस्तान जो है वो पहले ही आप लोगों को पता है स्टेबल नहीं है और पाकिस्तान में ये हरकतें करके अच्छा नहीं है। अगर करते हैं हड़ताल, बेशक करें। भाई किसी के लिए हमदर्दी दिखानी है, बेशक दिखाएँ, लेकिन एक तरीके से होती है, पुरअमन तरीके से होती है। ये इस तरह जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी से बिल्कुल नहीं होती। मेरे साहब ने वो बात की कि इंसान जो होता है ना वो जो है वायलेंस को ज़्यादा पसंद करता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो साथ ताकत भी रखें, तो फिर अमन शांति की जो है बात करें। ताकि जो अमन शांति करना चाहता है उसके साथ अमन शांति करें, जो भाई आँखें दिखाता है उसको आँखें दिखाएँ। सीधी-सी बात है, यही होना चाहिए। लेकिन वो ताकत भी होनी चाहिए आपके पास। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो समझ लें कि ऊपर जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ मुख़लस है। सीरियसली कहूँगा। तो क्यों? क्योंकि वो भाई अमेरिका की बात मानते हैं, सारा कुछ मतलब उनके साथ तल्लुकात बेहतर किए हुए हैं। बेशक पाकिस्तान में चाहे उनको गद्दार बोलें, चाहे उनको कहें ये अमेरिका के नीचे लगे हुए हैं, जो भी है। लेकिन अगर वो ना लगे होते, एक बात है, खुमैनी की तरह या उनके रजीम की तरह जो है वो करते, आगे से अटैक करते या कुछ इस तरह का करते, बेवकूफ़ बेवकूफ़ियाँ करते, तो आज पाकिस्तान पे भी अटैक हो रहे होते। इंडिया भी तो है ना। तो भाई इंडिया भी है, लेकिन इंडिया जो है वो ना अकड़ता है उनके साथ उस तरह, ना ही उनके साथ है भाई। इंडिया शुरू से ही जो है वो एक अलग है, ठीक है? तो पाकिस्तान जो है वो शुरू से अमेरिका के साथ है। अब अगर वो अलग होता है या आँखें दिखाता है, अब देख लें इमरान खान, कहा था ना एब्सोल्यूटली नॉट, अगर उन्होंने उतार के नीचे फेंक दिया। अब वहाँ पे अगर ऊपर वाली क़यादत जो है वो अगर इमरान खान के साथ देती, एक बात है, तो क्या अमेरिका आप लोगों पे अटैक ना करता? ये तो सिंपल सी बात है। ईरान वाली हरकतें नहीं लगी। नहीं ना की तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान के साथ मुख़लस हैं फिर। मिसाइल मारो जनाब दूसरे को। और वो देखने में जब पहले इन्होंने हमला किया था ना, पहले एक हमला हुआ था, इसमें पता नहीं कितने ताक दिए उन्होंने। तो लोगों ने ना इतना एप्रिशिएट किया और वहाँ के लोगों ने कहा यार क्या बात है, जिगरा इसमें है, बड़ा अटैक किया है, बड़ा कुछ किया है। मैंने कहा दैट्स ओके, लेकिन गलत किया है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इसको तरीके आजकल जंग जो है ये होती नहीं है, सिर्फ़ दिखाने के लिए रखे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता इससे ऊपर। इज़राइल कर रहा है, वो कर रहा है अपनी जगह, आपने कर लिया, आपने अटैक कर दिया, आपने पता नहीं 500 कितने ताके थे इन्होंने उनके ऊपर। तो ताक दिए तो चलो ठीक है यार, इस मसले को रिज़ॉल्व करो, ख़त्म करो, उसके बाद नहीं होना चाहिए था। अगेन बेवकूफ़ी कर रहे थे और इन्होंने बयानात जिस तरह के ख़ामेनेई और इनके जितने भी वो लोग थे, उनके बयानात आ रहे थे, एक किस्म के कह लें कि ट्वीट ही कह लें। उनके आ रहे थे जो तकरीर में भी कह रहे थे कि हम ख़त्म कर देंगे और उम्मत मुसलमा का सारा राज होगा और ये होगा, वो होगा। वो तकरीर में ये भी कह रहे थे, ठीक है? और ये चीज़ें आप वहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे भी होती हैं। यहाँ पे भी मौलवी करते हैं, लेकिन यार वो चीज़ जो है आप ऊपर होल्ड कर रहे हैं कंट्री को। कुछ लोग जो हैं 50% लोग जो हैं आपके मुखालिफ है वहाँ पे।
वो गाने गा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे छत के ऊपर चढ़ के कि मगरूल था, जान छूटी इससे। क्यों कर रहे हैं? फिर अगर आपकी इतनी होल्ड है और इतने सालों से आप होल्ड कर रहे हैं, कब से सीट संभाल के बैठे हुए हैं, आप एक कंट्री नहीं होल्ड कर सके, उसको चला नहीं सके, इम्प्लीमेंट नहीं कर सके तरीकाकार से, कि यार आप जो है एक ही आपको हल आता है, वही हिसाब हो गया कि घोड़े पे बैठ लो, तलवार उठा लो और निकल पड़ो जनाब जहाद करने। वही चीज़ बस ज़हन में है और मतलब कंट्री नहीं चलानी, वो लोग जो आपके अंडर हैं, वो जीना चाहते हैं, वो 50% जो हैं। इसीलिए वो ये देखकर भाई एक कह लें कि एग्ज़ाम्पल मिलता है कि वो जीना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जीना चाहते हैं ना लोग, ठीक है, जीना चाहते हैं, आपके मुताबिक जीना चाहते हैं लोग। बेशक जीना चाहते हैं भाई, कौन नहीं जीना चाहता, हर एक को अपनी-अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। मैं सिर्फ़ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर इमरान खान को जब उतारा गया, एब्सोल्यूटली नॉट कि रेज़ीम चेंज करने की मतलब किया गया, हाँ, उस वक़्त अगर क़यादत जो है वो इमरान खान का साथ देती, कहते कि नहीं, तो उन्होंने फिर किसके लिए किया? अवाम के जीने के लिए किया, फिर सीधे अटैक होते ना। नहीं अटैक नहीं होना था, उन्होंने ज़मीन माँगी, ये बात वहाँ पे हुई इंटरव्यू की और बाद में पूछा गया तो वो बात जो है, वो ऑन एयर इमरान खान ने कही कि हमने ज़मीन नहीं देनी थी, अपनी जगह यूज़ नहीं करने देनी थी और ना करने देंगे। उसके बाद बयान आया था, ट्वीट आया था, उस ट्वीट के ऊपर बवाल हुआ था। वो जो इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, वो वहाँ पे बात खत्म हो गई थी ऑलमोस्ट। मैं वो नहीं कह रहा जो भी कहा इमरान खान ने जो नहीं किया। रशिया के पास गया, रशिया के साथ तल्लुकात बेहतर कर रहा था, हुँ, ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर कर रहा था, अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात बिल्कुल बेहतर हो कर रहे रहा थे। था, जो कि अमेरिका को नहीं पसंद था। अमेरिका चाहती थी कि ये उतरे। इसी तरह अमेरिका के खिलाफ कुछ ये ख़ुमैनी की जो चीज़ें हैं, ये रियलिटी है भाई, उसको नहीं पसंद थी, अमेरिका को, इज़राइल को, ठीक है? उन्होंने उसको मना किया, वो नहीं रुके। उन्होंने अटैक करने शुरू कर दिए। आगे से इन्होंने भी अटैक करने शुरू कर दिए। इसी से हुआ ना सारा कुछ। तो अगर अवाम को बचाना चाहते तो भाई उनकी बात मान लेते फिर, ईरान वाले। तो ये हुँ। पाकिस्तान ने जब बात मान ली है अमेरिका की, तो फिर पाकिस्तान में क्यों गद्दार कहते हैं इनको? वो तो एक ये बात है। चीज़ मैं अब ऑन एयर नहीं कह सकता ऐसे अल्फाज़ मैं अब दोनों मैं चीज़ों का कंपैरिज़न कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सॉरी अवाम कुछ जड़ी जो है ना, इन चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ है। जब वो अगर आँखें दिखाएँगे ना, तो जी वो बहुत अच्छे हैं जी, ईरानियन बहुत अच्छे हैं, मतलब ताकतवर हैं, वो आँखें दिखाते हैं। जब कोई ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बमबारी शुरू हो जाएगी, फिर रोना-धोना शुरू कर देंगे जी, इनको समझ नहीं आई, इन्होंने अवाम को मरवा दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ फिर बिल्कुल ठीक हुआ है कि अवाम जो है वो अभी जी रही है ना, अवाम पे कोई प्रेशर नहीं आया ना, अमेरिका का या किसी और का, इज़राइल का। चल भी तो नहीं ना रहा। तो चल रहा है, इसी तरह ही चलता है फिर। फिर आपको भाई इशारा ही करना है उन्होंने, सीधी-सी बात है। भाई वो अलग कहानी अपनी जगह पे है। कहानियाँ अलग हैं, लेकिन जी मंज़िल एक ही है। और लेकिन ये है कि वो चीज़ें जो हैं वो मैंने पहले भी बयान की थी जब वो वीडियो में कहा था और मैंने कहा था ये मेंटालिटी जो है चेंज करनी पड़ेगी। एक तरीकाकार से अगर कुछ मसला हल हो सकता है तो उस तरह करने की कोशिश करें। आप कंट्री होल्ड कर रहे होते हैं भाई मेरे नीचे अगर 10 लोग भी होंगे, मेरी ज़िम्मेदारी है उन 10 लोगों का ख़्याल रखना यार कि वो क्वालिटी लाइफ़ जो है वो जो है स्पेंड करें। तो यहाँ पे आए हैं, वो भाई फ़िज़ूल टाइम के लिए नहीं आए, वो कुछ अपनी लाइफ़ में अचीव करें, अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। उनका जो हक बनता है वो उनको दिया जाए, मेरी तरफ से। उसके बाद वो अपनी लाइफ़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन होल्ड करने का मकसद एक पूरी कंट्री को, तो भाई एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और आप एक अरसे से होल्ड कर रहे हैं। तो भाई बहुत सारी चेंजिंग होनी चाहिए थी। इंडिया ने भी सारे मामलात को होल्ड किया और भी कंट्रियों ने भाई बहुत कुछ सहा है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें नहीं की और आपको मुसाद का पता भी था, ठीक है? और सारी दुनिया को पता है वर्ल्ड वाइड। और हमको तो मेरे ख़्याल में इन रियलिटी सच बोलूँगा, हमको तो मेरे ख़्याल में ये साल 2 साल से पता चला है कि मसाज जो है वो कितनी ख़तरनाक चीज़ है। मतलब ये वो लोग हैं कि भाई आप में घुसकर और ये वो एजेंसी है जो बहुत तगड़ी है और वो ऐसा प्लान इम्प्लीमेंट करती है कि भाई जो जिस कंट्री के पीछे पड़ जाए वो ख़त्म भाई। उस कंट्री को वो ज़मीन बोस कर देती है और यही कुछ हुआ अगेन ये देखने को मिला, ठीक है ना? तो देख लें किस तरह उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और लोग डाउट में थे कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उनकी ईरानी जो है वो नहीं जा सकते, हुमैनी जो है वो नहीं मरे, उनकी फैमिली को कुछ नहीं हुआ, ये अफ़वाहें और ये और वो, ज़मीन-बोस कर दिया। और ये चीज़ें इनको पता थी कि ये इसके बाद होना है और ये तकरीबन महीना हो चला है, ये जो है अंडरग्राउंड हुआ पड़ा था मिनी। हमनी जो है वो अंडरग्राउंड था, सबको पता था यार ये अंडरग्राउंड और सब कह रहे थे
कुछ स्ट्रेटजी भी होती है, छुपना भी होता है, छुप के वार करना, प्लानिंग करनी। ये प्लानिंग पहले कर लेते एक तरीकाकार से, तो मेरे ख़्याल में ना छुपना पड़ता, ना ये चीज़ें होती। उसके बाद उन कंट्रियों के ऊपर हमला, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। हाँ, वो बाद के में जिन्होंने ये ईरान अटैक किए हैं अरब ममालिक में, वो चलें बेवकूफ़ी है, उसको तो मैं मानता यार हूँ। क्या मतलब वहाँ लेकिन पे अपने डिफेंस के लिए अगर कोई जो है वो खड़ा होता है या किसी को आँखें दिखाता है, अपने मुल्क के लिए दिखाता है, तो वो भाई उसको गलत नहीं कह सकता मैं। वो बीच में तो बाकी जो है वो ज़ाहिर है, अगर जो नहीं दिखाएगा आँखें, जो उसके आगे जो है वो आगे लेटेगा, तो फिर जो लोग जो हैं वो फिर कहेंगे जी ये देख लें, ये बिक गया उस कंट्री के आगे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, सारी चीज़ें जो है वो सामने रखनी पड़ती हैं। बहरहाल पैसे लेना सहूलत तो करना एक और चीज़ है। बहरहाल ये चीज़ें वही अलग है, बहस ये चलेगी और बहुत लंबी और ठीक चलेगी। है, पैसे लेना भाई, ये सारा कुछ फिर करना पड़ता है। फिर आप अब यहाँ पे माने खुल के इधर, अगर यहाँ पे उधर आप खुल के नहीं उनको बोल उनको गलत बोलते हैं, फिर इधर खोल माने के कि ये मैं ठीक बोल है। नहीं सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है इस चीज़ के ऊपर, तो मैं उस तो मुल्क में बहरहाल जाना नहीं चाहता। तो बहरहाल ये हो गया, अब जो होना था, अब वो गया। लेकिन अब ईरान जो है एक और मुश्किल में पड़ गया कि भाई उन कंट्रियों के साथ जिनके साथ आपने आइंदा आने वाले वक़्त में आपकी सपोर्ट में खड़े होना था, उनको आपने भी मुखालफ कर लिया। ये एक ज़ख्म आपने ऐसा दे दिया है कि भई जो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा, ठीक है ना? कि बिना किसी कसूर के, बिना किसी वजह के आपने स्ट्रेट अवे जो है उनके ऊपर हमला कर दिया। रीज़न होता है, वार्निंग दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और उसके बाद सोचा जाता है कि आखिरी हल यही है और फिर थोड़ा बहुत वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। वो भी उससे भी कई बार जो है हाथ खींच लिया जाता है, नहीं करते। लेकिन स्ट्रेट अवे हमला किए गए। अब जो आने वाले लोग होंगे, जो होल्ड को करेंगे, वो भाई इनके अंडर भी होंगे और अमेरिका के अंडर भी होंगे। तो ये सुनने में आ रही है, आई डोंट नो अब बात ये वो कहाँ तक जो है इसमें सच्चाई है। ये आने वाला वक़्त बताएगा और कि क्या सिचुएशन होती है ईरान में। ऑन अदर हैंड क्रिकेट की बात और वही सिचुएशन चल रही है। एक चीज़ सिर्फ़ उन्होंने पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया है कि भाई हमेशा क्या कह के थक गए हैं कि भाई चेंज करें, इनको भी मोहसिन नकवी को भी हटाएँ, बंदे लेके आएँ वो जो क्रिकेट से रिलेटेड है और डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करें और जो 20 साल उन्होंने कहा है, वो बिल्कुल ठीक कहा है, 30 साल भी लग सकते हैं और ऐज़ अ पाकिस्तानी मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों की सोच यही है कि आज पौधा लगाया तो फल बढ़ जाएगा और जनाब आएगा और उसको खा लेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये लोगों की सोच है, ये मेंटालिटी है शॉर्ट टर्म वाला काम ही नहीं है ये तकरीबन 30 साल 20 साल लगेंगे कि आपकी डोमेस्टिक ठीक होगी, लड़के नीचे से ग्रो करके ऊपर आएँगे, फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आके अपनी परफ़ॉर्मेंस देंगे तो पता चलेगा एक ग्रो किया हुआ, पॉलिश किया हुआ लड़का जो है, उसका टैलेंट पॉलिश किया गया, वो ऊपर आके खेल रहा है। फिर लड़के निकल के आएँगे तिलक वर्मा की तरह और जो है अभिषेक की तरह, संजू सैमसन, ठीक है ना? अब क्या नाम है ईशान किशन, ये लड़के फिर जिनको यहाँ पे पाकिस्तानी मुँह फाड़ के कह देते हैं आईपीएल की प्रोडक्ट। और भाई मेरे वो डोमेस्टिक खेल खेल के नीचे और ऐसे सिस्टम से आए हैं जहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। वहाँ से निकल के लड़के आए हैं, खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये वो चीज़ है। और पाकिस्तानियों को सिर्फ लगता है ओ तिलक वर्मा खेल गया, संजू सैमसन ने 97 कर दिए, किस तरह कर दिए, एक लड़का ले गया। वो खेल के आए हैं नीचे प्रॉपर क्रिकेट। वो अपना जो है 100% दे के आए हैं नीचे ऊपर आए। आपके लड़कों में से मुझे एक लड़का बता दो जो नीचे डोमेस्टिक में 100% फट्टा पिचे आपके यहाँ हैं, ठीक है? बोगस बॉलिंग जो है आजकल एक भी बॉलर नहीं है काम का। वो नीचे वो वहाँ से उठ के आए हैं। उस वक़्त लड़के कम से कम आ जाते थे, क्यों आ जाते थे? वसीम अकरम था, वक़ार यूनुस था, ठीक है? और शुएब अख्तर नीचे से उनके नीचे से निकल के आया शुएब अख्तर। इन दोनों तीनों के नीचे से इमरान खान और उनके नीचे से, ठीक है? ये बंदा निकल के आया। फिर स्पिनर निकल के आए और ये चीज़ें नीचे से बन के आई कि उनके अंडर वो खेले हैं प्लेयर। यहाँ पे कौन से टीम में पर्चीबाज़ी और ये चीज़ें चल रही हैं। तो भाई इन्होंने पॉइंट बिल्कुल ठीक मेंशन किया और बाकी जो मिन्नतें कर रहे थे इंतहाई घटिया चीज़ थी और मैं कहूँगा इसको मेरे ख़्याल में इसके ऊपर केस होना चाहिए। और ये जो फुरकान भट्टी है, ये गैंडा-नुमा आदमी रिक्वेस्ट कर रहा था उनके मुल्क में ही, उनको ही खाना खिला रहा है उनके होटल्स में। तेरा दिमाग सही है? वो हिसाब हो गया कि मेरे घर में बैठ के मुझे ही कह रहा है कि भाई तुझे खाना भी खिलाऊँगा, सब कुछ होगा, ये है। बस ये शर्तें मान ले और ये मेरी मर्ज़ी। वो डॉन नहीं होते, वो बुला लेते हैं घर पे, ठीक है? और बुला के उसे कहते हैं कि हाँ, खाना खा लिया सब कुछ। अब जो मैं कह रहा हूँ ज़मीन मेरे नाम पे है, ये साइन कर यहाँ पे। मैंने टेंडर पास करवाना है।
वो मजबूर होगा भाई, वहाँ पे वो उसको करना पड़ेगा। ये वो वाला हिसाब करे एडा टू डॉन, तो वो वहाँ पे ऑफर दे रहा है। वो भाई अपने कंधे पे रख के चलाते हैं। उनके कैप्टन में आपको ट्वीट करके स्ट्रेट अवे जो है कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बोल दिया है। उसने कहा निकलो, मैं कैप्टन हूँ श्रीलंका का, मैंने अपने हिसाब से करना, मुझे क्योंकि सवाल कर देती है जनता जो है, नीचे रिपोर्टर्स जो हैं, उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानता किसी को, पाकिस्तानी कैप्टन को। ये मैंने अपनी टीम को देखना है, अपनी कंट्री को देखना है, मैं उसे सर्व कर रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, और मैं क्यों मानूँ उसकी बात। वो कुत्ते जितनी कर रहा है आपकी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक आपने 146 पे आउट करना है, 47 पे, इतने मार्जिन से आउट करना है, आपने ये करना है। उन्होंने कहा बढ़ गया, मैंने अपना देखना है कि मैंने अपनी टीम की परफ़ॉर्मेंस देखनी है। वो उन्होंने 100% देने की कोशिश की, ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे वो। जीत जाते तो और तृप्पड़ थे इनके लिए। तो वो होस्ट टीम थी, उसने अपनी परफ़ॉर्मेंस जो है वो करनी, शो करे। यहाँ पे वो सिस्टम अब नहीं चलता। यहाँ पे फिर और कोई इनके पास हरबा नहीं होता, जे शाह के ऊपर आ जाते हैं। उसको कहते हैं कि आईसीसी के ये शक्लैन मुश्ताक कह रहा था। वो मैं वो देख रहा था तजिया वो लास्ट वीडियो में, तो मुझे वट चढ़ रहा था इस चीज़ के ऊपर कि यार ये इस तरह के बयानात देते हैं, ये साबका क्रिकेटर्स हैं। जब से इन लोगों ने वाहिद मेरे ख़्याल में जो है शुएब अख्तर है जो बदला नहीं, जिसने अपने आप को ठीक रखा है, वसीम अकरम। तो ये मेरे ख़्याल में हैं 1-2 जो जिन्होंने अपने आप, जिन्होंने मैंने 110% कहूँगा, जिन्होंने दाढ़ियाँ रख ली हैं ना, सारे के सारे ही ऐसे हैं। वो एक जुमला लिखा हुआ था वो बिल्कुल ठीक था। वो कहते हैं कि जो मौलवी बन जाता है वो दोबारा इंसान नहीं बन सकता। तो बात बिल्कुल ठीक थी, वो इन पे लगती है, इन जैसे लोगों के ऊपर। दाढ़ियाँ रख ली हैं, सब कुछ कर लिया, टोपी सर के ऊपर पहनी हुई है, ठीक है? और बयानात देख लो किस तरह के दे रहे हैं, किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। अपने उस वो क्या नाम है दामाद है इसका, शादाब खान, उसको कह रहा है कि ये पांड्या से भी अच्छा ऑलराउंडर है। स्टेटस निकाल के अगले लोगों ने मुँह पे मारे हैं उसी शो में, किस तरह कह रहे हैं। वो देखें स्टेटस, स्टेटस देखें, उसका देखें और इसका देखें। एक युवराज सिंह की विकेट, अब लोग पाकिस्तान में युवराज सिंह को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि खुदा का नाम है अगर उस वक़्त एक बॉल पे आउट ना होते लेग बिफोर तो, ना तुम होते और आज ना ये बला हमारे सर के ऊपर होती, ठीक है ना? पर्चीबाज़ ये सिफ़ारिश, ठीक है? निरा नल्ला ये बॉलर है, ऑलराउंडर है और इसको टीम में इन्होंने रखा हुआ है। तुम्हारी वज़ह से अब तुम आउट हो गए। सारे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं युवराज सिंह को कि वो रिवर्स हो जाए फैसला एक बार, अंपायर से नॉट आउट दे दे क्योंकि उसकी विकेट ली थी एक इसने। तो बड़ा पाकिस्तान में फिर युवराज सिंह की विकेट ले ली है जी इसने, ये वो यंगस्टर और उसने ऐसा कर दिया। उस वक़्त का ये पाकिस्तानी टीम के सर के ऊपर बैठा हुआ। तो ये सिचुएशन चल रही है जहाँ पे ये इस तरह सपोर्ट करते हैं और ये करते हैं। बहरहाल हमारा यही ओपिनियन था इस वीडियो के ऊपर। कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इंकरेजिंग वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।